आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और आपने देखा जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, पूरे देश में वही चर्चा इस वक्त चल रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कब आएगा, क्या केंद्र की सरकार लेके आएगी या उससे पहले कई राज्यों में उसका कोई प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलेगा, सब चर्चाएं चल रही हैं और इसका विरोध करने वाले भी खुलकर सामने आ गए। हालांकि राजनीतिक पार्टियों के लिए इस पर अपना कोई स्टैंड लेना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश के अंदर क्या प्रबल भावना है। इसलिए उनको लगता है कि अगर इसकी मुखालफत की तो उसका भी सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा और साथ खड़े वो दिख नहीं सकते। बहरहाल देश भर के मौलाना और मुस्लिम वोट की राजनीति करने वाले यूसीसी के विरोध में हैं। आज उत्तराखंड से खबर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानूनी शक्ल देने पर एक बड़ा फैसला हो सकता है। अब से थोड़ी देर में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस कमेटी की फाइनल रिपोर्ट तैयार है। करीब 20 लाख लोगों से रायशुमारी के बाद यह रिपोर्ट तैयार की गई है। वहीं केंद्र सरकार भी अब इस मामले पर पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दे रही है। 13 जुलाई तक केंद्र सरकार ने लॉ कमीशन से उसकी रिपोर्ट मांगी है और उसके बाद कोई बड़ा फैसला होगा। 17 जुलाई से मॉनसून सत्र का आगाज होने वाला है। अब यह चर्चा आप सुन रहे होंगे कि इसी सत्र में, जो आने वाला पार्लियामेंट का सत्र है, इसी में क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पार्लियामेंट में सरकार लाना चाहती है। देवेंद्र, इस खबर पर भी सारा संशय आपका दूर करेंगे और उत्तराखंड की तर्ज पर उत्तराखंड में जो ड्राफ्ट बनाया गया है, जो रिपोर्ट बनाई गई है, उसमें क्या क्या है यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप उससे पहले सुनिए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान। आरिफ मोहम्मद खान सरल शब्दों में यह बता रहे हैं कि यूसीसी की जरूरत देश को क्यों है। उन्होंने यह भी बताया कि आज जो भी आपको इस तर्क बताए जाते हैं, यूसीसी आएगा तो क्या खत्म हो जाएगा, खास तौर पर अल्पसंख्यकों में, उसमें भी खास तौर पर मुसलमानों में जो गलत फहमियां हैं, उन सब को कैसे खारिज कर रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान। सुनिए। डिस्प्यूट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ and the aggrieved party is told that because you belong to this particular faith tradition, therefore you will be treated differently from the person who belongs to the other faith tradition. So what, in my opinion, uniform civil code seeks to achieve, as conceived by our constitutional fathers, who had constituent assembly after long debate had included this as part of the directive principles of state policy. What it seeks to achieve is uniformity of justice. देखिए, वो साफ कह रहे हैं कि इससे केवल और केवल इंसाफ में, न्याय में एक रूपता चाहिए। यूसीसी का मकसद केवल इतना है। आप कैसे शादी करते हैं, कैसे तलाक देते हैं, आपकी शादी में कॉन्ट्रैक्ट होता है या मंत्र पढ़े जाते हैं, सबसे लेना देना नहीं है। बहरहाल यूसीसी आया तो क्या होगा। शादी के मामले में सबसे बड़ा भ्रम जो फैलाया जा रहा है वो ये कि हर व्यक्ति की शादी एक तरीके से कराई जाएगी। मतलब जैसे हिंदुओं में पंडित पुरोहित होते हैं, वो अलग तरीके से शादी कराते हैं, मुसलमानों में भी ऐसी शादी होगी। ये कोरी बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होगा। केवल होगा इतना कि जो एक से ज्यादा शादी करने पर हमारे देश में पाबंदी है फिलहाल हिंदू कोड बिल के जरिए, हिंदू और बाकी कुछ माइनॉरिटीज के ऊपर, तो उस पर रोक लग जाएगी। उत्तराधिकार का मामला जो है वो तय हो जाएगा। लड़कियों को बराबरी का हिस्सा अब देना पड़ेगा माता पिता को बंटवारे में। तलाक के मामले जो है समान आधार पर निपटाए जाएंगे। इसमें किसी का कोई पर्सनल कानून या वो काम नहीं आएगा, कोई धार्मिक कानून नहीं चलेगा, अदालती कानून चलेगा। हलाला जैसी प्रथा पर रोक लगेगी और तलाक के अभी भी कई प्रकार हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय में। ट्रिपल तलाक तो बैन हो गया, उन सब प्रथाओं पर रोक लग सकती है, यह बात सच है। और तलाक देने का जो कानूनी तरीका है फिलहाल, उसी एक तरीके पर सबको चलना पड़ेगा। शादी की उम्र बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल 18 वर्ष लड़कियों की, 21 वर्ष पुरुषों की शादी की उम्र है। इस पर काम चल रहा है कि ये सबके लिए 21 साल कर दी जाए। और गोद लेने के मामले भी इसी तरीके से बढ़ सकते हैं। फिलहाल मुस्लिम समाज में कोई अकेली महिला वो गोद नहीं ले सकती किसी बच्चे को। अब आगे आप देखिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर केंद्र की सरकार क्या कर रही है। 3 जुलाई को संसदीय समिति की बैठक होने वाली है और 13 जुलाई को लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट दे देगा। अब यह माना जा रहा है कि 17 जुलाई से जो संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा, उसमें क्या कोई बिल लाया जा सकता है? क्या यह मुमकिन भी है? अगर लाना भी चाहे सरकार तो भी क्या पॉसिबल है, हम आपको बताएंगे। और दूसरा कि क्या सरकार इतनी जल्दी में है कि वाकई यूनिफॉर्म सिविल कोड
को जल्द से जल्द पार्लियामेंट में ला करके और इस पर वो कोई फैसला करना चाहती है। अब देखिए इस पर जो सियासत हो रही है वो भी आपको दिखा देते हैं। मायावती जी का एक ट्वीट आया। मायावती उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासत में अचानक से जो है काफी एक्टिव हुई है, खासकर ट्विटर के जरिए, और उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री ने जब पसमानदा मुसलमानों की बात की भोपाल में तो सुनकर बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने स्वीकारा कि पसमानदा मुसलमानों का जो इस वक्त जीवन स्तर है वो कितना बैकवर्ड है, लेकिन अब उनको आरक्षण देना चाहिए बीजेपी की सरकार को और उनको समानता देनी चाहिए। ये कब, ये मायावती जी कह रही है। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा, उनकी बात देखिए, उन्होंने कहा 5 अगस्त को राम मंदिर का निर्णय आया, 5 अगस्त को धारा 370 हटी और 5 अगस्त आने वाला है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाया जाएगा। अब आप देखिए तीनों 5 अगस्त के मामले जोड़ दिए गए और इसीलिए इस मामले को आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में बड़ी हवा मिली हुई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो क्या 5 अगस्त को लाया जा सकता है। चलिए फिर आगे इसी पर हम बात करते हैं। सबसे पहले ये जो बीजेपी के लीडर्स देवेंद्र जो लिख रहे हैं कि मॉनसून सत्र में इस बिल को हम देख पाएंगे, क्या ये मुमकिन है और क्या ऐसी मंशा है किसी की? और सौरभ, ये जो बीजेपी नेताओं की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह आप कह सकते हैं कि उनका उत्साह इस वजह से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुल के इस तरह से बोला भोपाल में, उसके बाद से उनको लगने लगा कि अब तो बस वो बिल आने ही वाला है, क्योंकि मानसून सेशन सत्र शुरू हो रहा है। लेकिन लॉ कमीशन की अगर पूरी कार्यप्रणाली को अभी आप देखें तो 13 जुलाई तक तो लॉ कमीशन फीडबैक ले रहा है। उस फीडबैक की संख्या 2 दिन पहले आपने देखा कि 8.5 लाख तो तभी पहुंच गया था, और 13 जुलाई तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस फीडबैक की संख्या कितनी ज़्यादा पहुंच चुकी रहेगी। उतने सारे फीडबैक का अध्ययन करना, जो कि लगभग करोड़ में हो सकता है, उस करोड़ की फीडबैक का आप अध्ययन करेंगे। उस अध्ययन करने के बाद आप एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, उस रिपोर्ट को फिर पब्लिक डोमेन में रखेंगे। उस पब्लिक डोमेन में जब आप रखेंगे तो उसके लिए भी एक फीडबैक का आप टाइम देंगे, क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ यूसीसी पे फीडबैक लिया है। जो आप फाइनल रिपोर्ट अपना तैयार करेंगे, रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रखेंगे और उसके लिए एक समय भी देंगे। इतनी सारी चीज़ें हो जाने के बाद तब उस पर विधायी कार्य शुरू हो सकता है, उसको ड्राफ्ट करना शुरू हो सकता है। पार्लियामेंट का जो मानसून सेशन है वो 17 जुलाई से 10 अगस्त तक का वो सेशन होने वाला है। अब ऐसे में ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि इतने आनन फानन में सरकार ये काम करेगी या करना चाहेगी। अभी तक सरकार के शीर्ष स्तर के नेताओं से, जो कि इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीरता से हर बात बताते हैं, उनकी तरफ से जो जानकारी आ रही है उसमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत जल्दबाजी में है सरकार, बहुत आनन फानन में है सरकार, बहुत गंभीर है। इसके लगातार इसमें कोई दो राय नहीं है। जो 5 अगस्त वाला जो ये सिलसिला चल रहा है, इससे लोगों को बड़ी उम्मीद है फ्रैंकली। हाँ, 5 अगस्त को कुछ होगा बिल्कुल। और उसमें आप तुकबंदी का कारण भी आप समझ सकते हैं कि अगर 2 चीजें वैसी रही हैं और ये तीनों ही इशूज बीजेपी के लिहाज से, विचारधारा के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट रहा है, तो उस लिहाज से वो तुकबंदियां चल रही है। लेकिन अभी तक उसके संकेत बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से नहीं आ रहे हैं। निचले स्तर पर जरूर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सुगबुगाहट चल रही है, ऊपर से नहीं आ रहा है। हर्षवर्धन जी, 5 अगस्त राम मंदिर, 5 अगस्त 370, 5 अगस्त यूसीसी। नहीं, 5 अगस्त पे यूसीसी भी हो जाएगा आप लोग कह रहे हैं तो, लेकिन वो 2024 होगा। अच्छा, अभी नहीं हो सकता है। 5 अगस्त में कोई दिक्कत नहीं है। और इस सरकार के अगर आप काम करने का तरीका देखें तो चुनाव के पहले अगर वो किसी चीज का मोमेंटम बनाती है तो वो अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से निकल जाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता तो किसी हद तक जा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को तो पता है ना, और हम सब ने देखा है कि उनके काम करने का तरीका बहुत सटल वे में है। 5 अगस्त 2024 मानिए। अच्छा चलिए, अभी हमने आपको बताया था कि उत्तराखंड की एक्सपर्ट कमेटी यूसीसी पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, वो शुरू हो गई। कमेटी द्वारा एक उप समिति बनाई गई थी। उप समिति से अपेक्षा की गई कि वो आम जन के विचार आमंत्रित करे, उसे जानने की कोशिश करे। कमेटी ने यह काम प्रारंभ किया और सबसे पहले जो सीमांत गांव है और जो ट्राइबल गांव है, अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव है, माना, वहाँ सब कमेटी गई और उसके पश्चात पूरे उत्तराखंड के सभी जिलों में जाकर सब कमेटी ने लोगों से चर्चाएं की, उनके विचार जाने। इस कड़ी की आखिरी मीटिंग 24 जून 2023 को दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें नेशनल कैपिटल रीजन में रहने वाले लोगों, जो उत्तराखंड के निवासी हैं, उनको आमंत्रित किया गया और उनके भी विचार सुने गए। उपसमिति ने 143 अलग अलग बैठकें की, जो कि क्षेत्रों में भी थी और देहरादून में भी थी। जो समिति है, जो विशेषज्ञ समिति है,
उनके द्वारा यह कोशिश की गई कि सभी राजनीतिक दलों, जो धर्म, विभिन्न धर्म के जो 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 प्रणेता हैं, जो लोग हैं, उनसे अलग अलग बात की जाए और इसी कड़ी में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उत्तराखंड की, अलग अलग कमीशंस हैं, उनसे भी समिति ने इंटरैक्शन किया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन ने यह रिक्वेस्ट किया था कि वे एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स के साथ चर्चा करना चाहते हैं। यह चर्चा 2 जून 2023 को आयोजित की गई, जिसमें दोनों ओर से सदस्यगण और दोनों चेयरपर्सन्स उपस्थित थे। जो एक्सपर्ट कमेटी है, इसने बड़ी मेहनत से सभी प्रकार के विचारों को जो आमंत्रित किए गए थे उसका अध्ययन करने की कोशिश की है। राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जो कस्टम्स और प्रैक्टिसेस हैं उसको भी समझने की कोशिश की है। साथ ही साथ देश में और प्रदेश में जो भी कायदे कानून व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करते हैं उनको भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। इस कड़ी में विदेशों में कई ऐसी जगहें हैं जहां इस प्रकार के कोड्स लागू हैं, उनका भी परीक्षण किया गया है। समिति को हर्ष हो रहा है आज ये बताते हुए कि जो कोड की ड्राफ्टिंग का काम था वो अब पूर्ण हो चुका है। इसके पश्चात उसको प्रिंट किया जाएगा और फिर राज्य सरकार को इसे सौंप दिया जाएगा। Ma'am, if I'm asking a question, I'm Anisha Madhya from India Today. Could we get any details of what are the points? देखिए, बड़ी खबर जो आपको उत्तराखंड से मिल रही है वो ये कि जो कमेटी बनी थी उत्तराखंड पर, यूसीसी पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, उसने अपना सारा अध्ययन करने के बाद, पब्लिक की सारी सिफारिशें देखने के बाद अब अपना जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया है। आपने सुना जो उस कमेटी के अध्यक्ष थे उनको कहते हुए कि हमारा कोड तैयार है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का उनका ड्राफ्ट तैयार है, अब ये सरकार को भेजा जाएगा। तो उत्तराखंड क्या देश का दूसरा राज्य बनेगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आने जा रहा है? गोवा में है, लेकिन वो पीछे से चलता हुआ आ रहा है, आजादी से पहले से चलता हुआ आ रहा है, वहां कोई नया कानून नहीं बनाया गया। लेकिन आजाद भारत में उत्तराखंड पहला राज्य बन सकता है जहां की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी और वो कोड तैयार है बिल की शक्ल में। अब क्या सरकार उसको जल्द लेकर के आएगी? हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि इसके लिए 5 अगस्त की तारीख हो सकती है जो उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री धामी इसे पेश करें, क्योंकि एक तरह से अगर आप सारे नेताओं के बयान देखिए, रैलियों में भी जो कहा गया है, तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तो ये आ जाएगा। उसके बाद फिर दूसरे राज्य और केंद्र की, जिसको हम कहते हैं कि पूरे देश में एक साथ यूसीसी लागू हो, उस तरफ बढ़ेंगे। तो फाइनल कदम पर पहुंच गए उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड? उत्तराखंड में तो निश्चित रूप से फाइनल कदम पहुंच गया। अभी गुजरात में भी कमेटी बनी हुई है, वो भी कर रही है, उनकी भी रिपोर्ट आनी है। मुझे लगता है जो देवेंद्र जी कह रहे थे मैं सहमत हूं उनकी बात से। सरकार की नीयत तो साफ है, मंशा उसको लाना है, क्योंकि उसका एजेंडा है भाई उनका वैचारिक रूप से, और वो इसके पक्ष में है। और जाहिर है, देखिए 2019 में राम मंदिर का निर्माण का रास्ता साफ हुआ, लेकिन न्यायालय का फैसला नहीं आ पाया। फैसला कब आया? 2019 के चुनाव के बाद। और इसी तरह 370 भी जो है 2019 के बाद लागू हुई। तो ये मुझे लगता है ये मामला 2024 के बाद तक जाएगा। 2024 के चुनाव में एक मुद्दा रहेगा ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि एक बड़ा मुद्दा रहेगा जिसको लेकर के वो इलेक्शन में जाएगी। लेकिन सरकार इस ओर निश्चित रूप से कदम दर कदम आगे बढ़ रही है। लेकिन उत्तराखंड में आ रहा है ये तो अब तय हो गया। हाँ, उत्तराखंड का तो बिल्कुल स्पष्ट है भाई, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। उन्होंने ड्राफ्ट दे दिया, मसौदा दे दिया है, सरकार को सौंप देंगे और सरकार उसके बाद जो है जब सत्र होगा विधानसभा का तो उसमें बिल पेश कर देगी बहुमत। देखिए, जो बड़ी बातें उत्तराखंड के इस कोड में हो सकती हैं, जो कि जानकार लोग जिनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बता देता हूं। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में जो एक कोड दिया जाएगा सरकार को, उसमें मुमकिन है कि ये हो कि जो पैतृक संपत्ति है उसमें महिलाओं को, बेटियों को भी 50% का पूरा हक मिले। दूसरा, शादी की न्यूनतम आयु जो है वो अब 21 वर्ष कर दी जाएगी लड़कियों के लिए भी। तीसरा,
जो हमारे यहाँ बहु विवाह की प्रथा एक समाज में चल रही है उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग सकता है। और चौथा, गोद लेने के, बच्चा गोद लेने के नियम भी समान हो सकते हैं। तो यही बातें जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो बाय एंड लार्ज जो देश भर में लागू करने की मांग है वो हो रही है, और माना जा रहा है कि यही सब बिंदु उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट में मौजूद है। क्या आपकी क्या खबर, क्या समझ है देवेंद्र, उत्तराखंड में लागू हो रहा है जल्द आने वाले दिनों में? बिल्कुल सौरभ, और 1 से 1.5 महीने के अंदर ही वो लागू हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ये जो एक्सपर्ट कमेटी की बैठक चल रही थी उसके अपडेट वो लेते रहे हैं, और उनके टॉप प्रायोरिटी में, अगर एजेंडा की बात करें तो उसमें टॉप प्रायोरिटी में ये है, जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि लगातार इस मसले पे वो केंद्र सरकार से भी संपर्क में रहते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों से भी उनकी बातचीत होती है, गृह मंत्री को भी अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ये मानकर चल रही है कि वो एक लिटमस टेस्ट जैसा होगा, एक टेस्ट केस जैसा होगा उत्तराखंड, और क्या उसको कोर्ट में चुनौती दे दी जाएगी, इन सारी चीज़ों को देना, पायलट प्रोजेक्ट है नेचुरली। और अभी जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसके बाद लॉ कमीशन के लोगों से वो मिलेंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, और उसके बाद इस रिपोर्ट के आधार पर एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया जाएगा, और अगले सेशन में ही, उत्तराखंड का जो अगला सेशन है उसमें बिल लाने की तैयारी और इससे शायद ये भी सरकार को भांपने में आसानी होगी कि अगर इसका कोई विरोध होता है तो उसका भी क्या स्वरूप हो सकता है, किस स्तर पे होता है, किस स्तर पर विरोध होता है। इसमें सबसे बड़ा फायदा सौरभ ये होगा कि जो भ्रम फैलाने के लोगों की कोशिश की जा रही है उसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसको खारिज कर देंगे कि भाई ऐसा नहीं है कि यूसीसी में वैसी चीजें लेके आई जा रही हैं जिसके बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। आप यकीन ना करें, मैंने एक व्यक्ति का बयान सुना टीवी पर, वो कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, सबको एक जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। ये लोग, ये भ्रम की स्थिति है। देखिए ये जिसको हम कहने की मूर्खता की हद है। अब जैसे हम 4 लोग बैठे हैं, हम चारों हिंदू हैं, अभी अगर हम चारों के विवाह की प्रक्रिया बताने लगें तो चारों के विवाह की प्रक्रिया अलग होगी, चारों के यहाँ जो संस्कार हैं हिंदू धर्म में ही अलग अलग क्षेत्रों में वो अलग होंगे। अवध अलग तरीके से है, ब्रज अलग तरीके से है, पश्चिम अलग तरीके से है, बुंदेलखंड अलग तरीके से है, पूर्वांचल अलग तरीके से है, और उसमें भी अलग अलग जातियों में अलग अलग तरीके। उससे क्या लेना देना है भाई? आस्था परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। ये विशुद्ध रूप से जो आप सरकार के दायरे में जो काम करते हैं उसमें अलग अलग पर्सनल लॉज नहीं होंगे, ये बार बार ध्यान में रहना चाहिए। और जो कुछ चीजें समान होंगी, जैसे लड़की की शादी की उम्र कानूनन तय हो जाएगी, अभी भी कानूनन तय है, 18 साल है, वो बाध्य करता है सबको कि आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल। और सौरभ, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि एक जैसे भौगोलिक परिवेश में जो लड़की रहती है उसमें अगर हिंदू कम्युनिटी की है तो 18 के में शादी के लायक माना जाए, मुस्लिम कम्युनिटी की है वही खान पान, वही भौगोलिक परिवेश, सामाजिक परिवेश वैसा ही, उसमें 12 साल की उम्र में लड़की को आप मान लें कि शादी के लायक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी विसंगति है, और इस विसंगति को खत्म करने के लिए इस कानून को लाया जा रहा है, ना कि किसी व्यक्तिगत कर्मकांड में दखल देने के लिए। बड़ी विसंगति तो है जिसको लेकर के अक्सर सवाल उठता है 4 शादियों वाली, कि भाई 4 शादी, उसका दुरुपयोग तो तमाम सारे हिंदू समाज के वो लोग कर लेते हैं कि अगर उनको एक पहली शादी संतुष्ट नहीं है, उनको दूसरी शादी करनी है, तो इस्लाम कबूल कर लिया और उसका दूसरी शादी कर ली। ये बिल्कुल दुरुपयोग है उसका एक तरह से। और हम देखते हैं बड़े जो धर्मगुरु हैं मुस्लिम समाज के, वो भी ये कहते हैं कि ये गलत है। इस पे एतराज जता चुके हैं। आस्था का सवाल है, आप कैसे कि अपने पर्सनल चीज के लिए जितना इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच में सबसे ज्यादा जो लव जिहाद जैसी चीज होती है, उसमें सबसे बड़ी वजह यही है कि वो शादी होते हुए भी किसी और लड़की से शादी कर सकता है और हिंदू लड़की को मुस्लिम में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये भी तो एक खतरनाक बात है ना, जब आपकी बाध्यता होगी कि आप एक के बाद शादी नहीं कर सकते हैं तो इस पर भी रोक लगेगी। देखिए, अब चूंकि हम बात कर रहे हैं, अब जो हम विरोध सुनते हैं हो रहा है मुस्लिम समाज से खास तौर पर, अब उसमें सबसे बड़ी बात है तलाक देने की जो तरीका है। अब तलाक बिद्दत यानी तलाक 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 कहकर आपने जो है महिला को घर से निकाल दिया, वो तो हमारे यहाँ कानूनन अपराध बन चुका है। लेकिन उसके बाद भी उनका अपना तरीका है तलाक देने का, और उसके कई शरिया कोर्ट्स बनी हुई हैं। आम तौर पर मस्जिदों में ये फैसले होते हैं और काजी बैठते हैं, और उसके बाद जो कंपनसेशन है, जो खर्चा है, उसको चूंकि मेहर का एक प्रावधान है वहां पर। अब मेहर मान लीजिए मामूली सी रकम तय कर दी गई, कई बार मेहर लेने के लिए भी महिला को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो इसलिए जो शाबानों वाले मामले में जो मसला उठा था, और जिसके चैंपियन आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, कि उन्होंने इस पूरे मामले को पूरा उठाया था, और बाद में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल कर कानून बना दिया, तो वो भी इस दायरे में आएगा। जब आप सर सोचिए, जो 84-85 शाबानों 86 वाला जो मेंटेनेंस का मामला था, आज तक एक समाज में तलाक के बाद महिला को कोई मेंटेनेंस नहीं मिलता, गुजारा भत्ता नहीं मिलता। जबकि मैं बताऊं सौरभ, ईमानदारी की बात यह है, जो ओरिजिनल इस्लामिक जो सिस्टम है, इस्लाम की जो बात करें, अल्लाह का मुस्लिम और मुल्ला का मुस्लिम, इस्लाम में फ़र्क है। अल्लाह के इस्लाम में औरत को अधिकार दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट है शादी,
इट्स नॉट अ संस्कार कि 7 जन्म तक आपको रहना है, चाहे पति कैसा भी हो। हमारे यहाँ तो ये है ना कि 7 जन्म तक रहना है, संस्कार है हमारे यहाँ हिंदुओं में, मतलब हमारे से मतलब हिंदुओं में। मुसलमानों में ये कॉन्ट्रैक्ट है कि हम औरत और मर्द के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके बदले में उसने मेहर की रकम रखी कि जब हम तुमसे अलग होंगे तो ये पैसा तुमको देंगे और तो हमारे साथ रहोगी। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से शरीयत के जरिए क्या करके जरिए महिलाओं की स्थिति जो है बदल दी गई कि वो जैसा मेंटेनेंस के लिए भी उनको करना पड़ता है। तो मुझे लगता है जब पर्सनल लॉ की जो डिबेट है पूरी ये जाहिर है सबसे ज़्यादा उन समाजों के भीतर भी एक बहस को जन्म दे रही है जिन समाजों को इसके दायरे में लाया अभी जाएगा। जितने विषय आपने बताए ओवैसी यही सब तो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है, आप क्या करेंगे, हमारे यहाँ तो रकम तय हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट में, शादी के बाद अगर आप नहीं तो वैसी साहब अलग होते हैं तो इतना पैसा देना सैद्धांतिक पड़ेगा। रूप से वैसी साहब सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा व्यवहारिक पक्ष भी उसको देखें और उसके लिए अगर वो प्रयास करें अपने समाज के भीतर तो उनका ज्यादा योगदान होगा मुस्लिम समाज के उत्थान में। चलिए एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, इस पर आगे बहस जारी रहेगी क्योंकि जो कुछ बताया गया उत्तराखंड में अभी अब जाहिर है वहां का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट आएगा वो हो सकता है कि राष्ट्रव्यापी यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक छोटा स्वरूप हो, यानी उसी तर्ज पर पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की फिर बात चले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।